आज के इस अवसर पर सीएनआरआई के इस कार्यक्रम में आप सबके मध्य उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान श्री रघुपत सिंह जी, आरवी सिंह जी, एचवी सिंह साहब, डॉक्टर अमिताभ कुंडू जी, आर के अग्रवाल साहब, एचपी सिंह जी, विनोद आनंद जी, गुणवंत पाटिल जी और सभी उपस्थित सज्जनों, सीएनआरआई के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। दिसंबर जा रहा है और जनवरी 21 आ रहा है। नए वर्ष की भी आप सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम से बहुत सारे कृषि के क्षेत्र के विद्वज्जन, वैज्ञानिक और स्वेतकारी संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण जुड़े हुए हैं। मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सम्मेलन में हाल में आए किसान बिल, उदारवादी कृषि के माध्यम से ग्राम स्वराज हासिल करना, यह विषय चर्चा के लिए रखा गया है। मैं समझता हूं यह समयानुकूल है और विषय अत्यंत प्रासंगिक है। पिछले कुछ महीनों में आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने कृषि सुधार कानून बनाए हैं। इन कानूनों का देश भर में अपार समर्थन हो रहा है। यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये कृषि सुधार कानून पर देश में लंबे समय से चर्चा हो रही थी। अनेक आयोग बने। उन आयोगों ने पूरे देश भर में मशवरा किया। फिर मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, मॉडल एक्ट, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, सब ने एक लंबी एक्सरसाइज इन बिलों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से की। मुझे प्रसन्नता है कि विकास की दूरदृष्टि जो कृषि के क्षेत्र में आवश्यक थी, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन रिफॉर्म्स के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है और इसका फायदा देश भर में दूरस्थ और गरीब, छोटे मझोले सभी किसानों को होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। 90 के दशक के प्रारंभ में उदारीकरण की शुरुआत के बाद 90 दशक के उत्तरार्ध में ही कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई थी और इस कल्पना की गई ताकि किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके और इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। तत्कालीन सरकारों के समय में कृषि सुधारों में विचार विमर्श भी हुआ, समर्थन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अमल नहीं किया जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद इस दिशा में क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया। यह मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में
उनका साहसिक कदम है। अंतर्राज्यीय व्यापार बढ़ाने तथा इसके माध्यम से सुविधाजनक वैधानिक ढांचे द्वारा किसानों के लिए बाजार का विस्तार करने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही थी। मंडियों के बाहर भी किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराना सामयिक हो गया था, जिसकी मांग पूरी करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से ये ऐतिहासिक उपाय किए गए हैं। सरकार ने 2 नए कानून बनाए। एक कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन व किसान सेवा करार अधिनियम। और तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। संसद के दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इन बिलों पर 4-4 घंटे बहस की, अपने स्वच्छंद रूप से विचार रखे और उसके पश्चात इन कानूनों को पारित किया। यह हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है कि संसद में हर मामले पर खुली चर्चा होती है, जो इन बिलों पर भी की गई। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम का उद्देश्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां किसान व व्यापारियों को किसान की उपज की खरीद बिक्री से संबंधित अपनी पसंद की स्वतंत्रता मिले तथा जो प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी मूल्य और सुविधा प्रदान करे। इसी तरह कृषक सशक्तिकरण और कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार अधिनियम कृषि करारों पर एक राष्ट्रीय ढांचे का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खुदरा विक्रेताओं के साथ परस्पर सहमत होने पर अनुबंध करने का प्रावधान करता है, जिससे उन्हें एक लाभकारी मूल्य मिल सके। इसी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का जो उद्देश्य है, कृषि आपूर्ति श्रृंखला में मांग सृजित करना, मूल्य श्रृंखला में निवेश और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करना है। सुधार प्रक्रिया विश्व स्तर पर चल रही है, इसलिए सुधार किसानों के हित में है ताकि उन्हें घरेलू और विदेशी बाजारों से समान रूप से लाभ मिल सके और सुधार अपनाने के दीर्घकालिक लाभ होते हैं, यह हम सब अच्छे से जानते हैं। उदार इकोसिस्टम में सुचारू रूप से प्रवेश करने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की योजना लाई गई है। इस योजना पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है। मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़ रुपए, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया खेती और खेती से संबंधित धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए और निजी निवेश बढ़ाने के लिए और नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है और जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से इसका अमल प्रारंभ हो गया है। ये सुधार कानून और ये सभी योजनाएं मिलकर फार्म गेट की अवसंरचना को मजबूत करने वाले हैं, किसानों की आय दोगुनी करने वाले हैं, खेती के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने वाले हैं, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो
किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, किसान अपने फसल की प्रोसेसिंग की तरफ उत्सुकता से देख सके और किसानी के क्षेत्र में पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें और नई पीढ़ी के लोग भी खेती की ओर आकर्षित हो सकें। इस दिशा में ये सारी योजनाएं और नए सुधार बिल ये मील का पत्थर साबित होंगे, यह मुझे पूरी आशा है। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के काम संभालने के बाद लगातार इन 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक काम किए हैं। 13-14 में कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 22,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो आज 2021 में बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपया हो गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों का अनुसंधान, किसानों का परिश्रम और तकनीक का उपयोग करके किसानी के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, अतिशेष हो गए हैं। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही सुखद संदेश है। एमएसपी के सुधार की दृष्टि से भी लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय किया गया, जो स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन में भी था। और इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 13-14 में गेहूं का भाव 1400 रुपया कुंटल यह एमएसपी हुआ करती थी और आज 1975 रुपया कुंटल गेहूं पर खरीद की जा रही है। खरीद के वॉल्यूम को भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान की खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन की भी खरीद सरकार के माध्यम से की जा रही है और इसका भी फायदा निश्चित रूप से किसान भाइयों और बहनों को मिल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि जब कोविड का संकट था, उस समय सारे कल कारखाने बंद हो गए थे और एकदम संकट की परिस्थिति थी। देश ही नहीं, दुनिया में जीडीपी गिर गया था और एक संकटकालीन दौर से हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन किसानों का परिश्रम और भारत सरकार और राज्य सरकार की कृषि हितैषी नीतियां, जिन्होंने खेती को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दिया और खेती ने फिर एक बार अपनी प्रासंगिकता को ऐसे संकट के दौर में सुनिश्चित किया है। इसलिए कृषि भारत की बैकबोन है और इस बैकबोन को मजबूत बनाना हम सबके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सब देश को मजबूत बनाना चाहते हैं और देश तभी मजबूत होगा जब बैकबोन मजबूत होगी। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पहली बार 75,000 करोड़ रुपया एक वर्ष में भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान की जेब में जाए, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की और अभी ही 25 दिसंबर वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया सीधा उनके अकाउंट में देने का काम हुआ। यह मैं समझता हूँ ऐतिहासिक योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लगभग 4 वर्ष हुए हैं। इस दौर में किसानों का प्रीमियम 18,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है, लेकिन उनके नुकसान की भरपाई कंपनियों द्वारा 87,000 करोड़ रुपया किसानों को की गई है। यह भी एक बड़ा सुरक्षा कवच है। किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को और आगे बढ़ाया गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, फरवरी 20 में इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी और फरवरी 20 से लेकर दिसंबर 20 तक 1,46,00,000 लोगों ने केसीसी के लिए आवेदन किया और 1,57,000 करोड़ रुपए का नया ऋण इस वर्ष में ही कोविड का संकट होते हुए भी किसानों को देने का काम किया है। कृषि उपज के लिए परिवहन की स्थितियों में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले बजट में भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि हम किसान रेल और किसान उड़ान इन दोनों सेवाओं को प्रारंभ करेंगे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
कि किसान रेल को प्रारंभ किया गया और लगभग 3-4 महीनों में ही इसका बहुत लाभ किसानों को हुआ और आज शाम को 4 बजे किसान रेल जिसकी 100वीं रेल शुरू हो रही है, ये महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी और 5 राज्यों को कवर करेगी। आज 100वीं रेल शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगी। पहले रेल से अगर किसी भी उत्पादन को ले जाना होता था तो 1-2 हफ्ते का समय लगता था और आधा उत्पादन बर्बाद हो जाता था। अब यह रेल एक तौर से इतना लंबा रास्ता तय करेगी और 38 घंटे के भीतर पहुंच जाएगी और इस रेल में जो किसान अपना माल लेके जा रहे हैं उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से जो हमारी स्कीम है उसमें 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। इसलिए कम दाम पर और कम समय में अपने उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसान रेल ये महत्वपूर्ण एक साधन साबित हुई है और जल्दी भारत सरकार कृषि उड़ान सेवा भी शुरू करने जा रही है जिससे कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य और हमारे कृषि उत्पाद के एक्सपोर्ट में भी हमको बहुत फायदा मिलने वाला है। मुझे इस बात का खेद है कि आज जो कृषि कानून आए हैं इन को लेकर कुछ किसान संगठनों के मन में भ्रम लोगों ने योजना पूर्वक पैदा कर दिया है। मैं लगातार ऐसे सभी किसान यूनियन के लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा है कि उनकी चिंताओं को दूर करने का जो हमारा दायित्व है हम उसे पूरा करने में समर्थ होंगे और जल्दी से कोई रास्ता निकलेगा और हम समाधान की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि झूठ की दीवार बहुत मजबूत नहीं होती, सच सच होता है और एक समय आता है जब सच को लोग स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कृषि कानूनों का लाभ देश भर के किसानों को मिलना प्रारंभ हो रहा है और कई स्थानों पर उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो भी गया है और देश के अधिकांश किसान इस दिशा में सकारात्मक दृष्टि से सोच रहे हैं, लेकिन कुछ एक क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार की आज असमंजस बनी हुई है। सरकार किसी भी चर्चा के लिए हमेशा तैयार थी, आगे भी है। सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक वातावरण में मुद्दों को हल करने के लिए संवाद ही एकमात्र साधन है और संवाद को हम लोग बनाने पर लगातार बल दे रहे हैं। इन कृषि सुधार के बल पर भारतीय कृषि को संपन्न और समृद्ध बनाने में सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस अवसर पर मैं CNRI के सभी पदाधिकारियों को और विद्वत जनों को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि इस अवसर पर उन्होंने पहल करके ये सामायिक विषय पर चर्चा रखी। यह चर्चा निष्कर्षों तक पहुंचेगी और यह चर्चा देश भर के किसानों को एक अच्छा संदेश देने में सफल होगी और जो नए कानून हैं उनके बारे में भी इस चर्चा का जो विस्तार होगा वह वहां तक बात पहुंच पाएगी और आप सब लोग इन सुधारों बिलों के जो पक्ष हैं उन पक्षों को आम लोगों तक पहुंचाने में माध्यम बनेंगे। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आशीर्वचन दिए हैं। आज शाम तक हम लोग 13 पॉइंट डिक्लेरेशन यहाँ से लेंगे जो अपने पूरे थिंक टैंक और हमारे जो